चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा दीजिए, फिर हम सेशन को आज स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ मैं, उसके बाद थोड़ी सी बातें कर लेंगे। ठीक है, तब तक सभी लोग बता दें आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बहुत अच्छा। आ रही है, चलिए धन्यवाद हाँ, बताने के लिए। हाँ। चलिए शेयरिंग पे लगा दिया है मैंने, अभी कुछ समय में आपकी स्क्रीन भी आई गेस विजिबल हो जाएगी। चलिए तब तक बताएं, रतन जी कैसे हैं, शिरीषा जी, चंदन जी कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है। आशा हाँ करते हाँ। हैं आप ऐसे ही हमेशा बढ़िया रहें। गुड चलिए इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? अच्छे है मैडम। चलिए बंटी लाल यादव जी कहाँ है? बंटी लाल यादव जी कैसे हैं? हाँ मैडम, बढ़िया एकदम। चलिए सो आशा करते हैं हम आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और चंदन जी भी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चंदन जी। थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, एक सेकेंड रुकिएगा, शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए सभी लोग आज बहुत सारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है देखकर। तो आगे भी हम सभी को ऐसे ही जुड़े रहना है सर के साथ, और आगे बढ़ते रहना है। अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़ना है, अच्छे काम का भागीदार तो सबको बनाना ही चाहिए। साथ ही साथ सर जैसे मेंटोर मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है ना? आप लोग भी आई गेस इससे एग्री करते होंगे। सो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें जुड़ना है, अपने साथियों को भी अच्छे काम में सम्मिलित करना है, सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ना है। और चाहे आप आगे जाके जिंदगी में किसी भी मोड़ पे हो, पर बैंकिंग ज्ञान केंद्र के साथ आपको जिंदगी भर के लिए जुड़े रहना है, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में सब कुछ मिल जाता है, बट एक अच्छा मेंटोर बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हाँ मैं दिखाई दूंगी रविंद्र जी, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। तो बिल्कुल है ना, तो ऐसे सर का साथ हमें नहीं छोड़ना है आखिरी टाइम तक। बिल्कुल जब तक हम हैं तब तक हमें बैंकिंग ज्ञान केंद्र के साथ जुड़े रहना है, अपने भाई बहनों, साथियों, सगे संबंधियों को भी साथ में जुड़वाना है। क्या होता है ना, जैसे हम छोटे थे जब पैदा हुए तो क्या हुआ, हमको तो कुछ भी नहीं आता था। आता था क्या? कुछ कुछ नहीं आता था। बट हमें कभी कोई दिक्कत हुई? कभी कोई दिक्कत हुई चीजें समझने में, कुछ करने में? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे साथ 24 घंटे हमारी देख रेख करने के लिए हमारे माता पिता हमारे साथ थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही फिर जब आप थोड़े बड़े हुए, धीरे धीरे करके और सगे संबंधी रिश्तेदार आते गए, सब संभालते गए, चीजें बताते गए, है ना? एक सेकंड। तो यही है कि धीरे धीरे करके लोग मिलते जाते हैं, हमें चीजें बताते जाते हैं, साथ देते जाते हैं। बट जब हम ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब हम जॉब करने लगते हैं, खुद की जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है, कोई हमें समझाने वाला या साथ देने वाला ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। तो अगर आपको ऐसा एक मेंटोर आपकी लाइफ में मिला है, तो बिल्कुल हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए बिल्कुल, और अपने साथियों को भी जुड़वाना चाहिए। ठीक है, एग्री करते हैं सब? जुड़े रहेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए
आशीष जी, हो सकता है आप चिट चैट में इंटरेस्टेड ना हो, बट थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है। आप सभी लोग हमारी फैमिली जैसे हैं, तो अगर फैमिली में जाते से कोई ज्ञान देने लगे तो क्या आपको घर में अच्छा लगता है ऐसा कि कोई आया और सीधे ज्ञान देने लगा? नहीं ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। और सॉरी अगर आपको ऐसा चिट चैट नहीं पसंद है, तो बिल्कुल अगली बार आपके लिए कोई चिट चैट हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे, तो कैमरा तो मुश्किल है कि ओपन हो पाए। हम ऐसे ही सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है एमसीक्यू सेशन और जनरल बैंकिंग। ठीक है, तो जनरल बैंकिंग से रिलेटेड जो है एमसीक्यू सेशन होने वाला है, और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी बढ़िया है। ठीक है, अब सभी लोग आ गए हैं, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके कमिंग प्रमोशन एग्जाम्स। सो जो भी आपके प्रमोशनल एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो 25 क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो एक सेकंड। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल वुमेन SC/ST बेनिफिशियरी अंडर एग्री क्लीनिंग एंड बिजनेस सेंटर। अब जब इतने सारे लोग ज्वाइन हैं, आशीष जी भी हैं, तो आशा करती हूँ कि आंसर उतनी ही तेजी से आएंगे। सो मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल फॉर वुमेन SC/ST बेनिफिशियरी की बात की गई है अंडर एग्री क्लिनिक एंड बिजनेस सेंटर। सभी लोग के एक साथ ऑप्शन के आंसर क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, जो कि 44% है। और 68 और 70 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें से 35 स्टूडेंट्स 35 साथियों के ही हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? चिट चैट कर रहे हैं क्या सब? नहीं ना, जल्दी से आंसर दीजिए सब। दयानिधि गिरी जी कैसे हैं? डी आंसर दे रहे हैं दयानिधि जी। ठीक है, सौरभ जी, दिनेश जी, चंदन जी, सभी लोग का ऑप्शन सभी चूज कर रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं सही आंसर है या नहीं। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। रतन यादव जी, सी इसका रॉन्ग आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। तो 44% इसका सही आंसर होगा। मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल फॉर वुमेन SC/ST बेनिफिशियरी अंडर एग्रीकल्चर एंड बिजनेस सेंटर इज 44%. Next question. RBI has decided to introduce the LEI system for all payment transactions of value rupees dash crore and above undertaken by entities, non-individuals using Reserve Bank run centralized payment system with real-time gross settlement RTGS and National Electronic Funds Transfer NEFT. ठीक है, अमाउंट की बात की गई है इसमें, आप लोगों को समझ आ ही रहा है, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी लोग ने आंसर दे दिया है मुझे, जो कि सब लोग सी बोल रहा है। आदित्य कुमार जी, फौजी प्रदीप जी, सारे के सारे सी बोल रहे हैं, दैट इज 50 करोड़। सो सभी को लग रहा है कि इसका 50 करोड़ राइट आंसर होगा। जल्दी से बताएं, चैट सेक्शन में बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बाकी लोगों से भी बिल्कुल अनुरोध है कि कृपया कर चैट में रिप्लाई देने का कष्ट करें, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि डोंट नो, बट एक अंदाजा आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज रिप्लाई करें चैट में। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। सी इज द राइट आंसर, ₹50 करोड़ इज द राइट आंसर। शिव श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इधर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की डेफिनेशन ये सब नीचे बताई गई है। इज अ 20 डिजिट यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड, हैज बीन कंसीव्ड एज की मेजर टू improve quality and accuracy of financial data systems for better risk management, will help banks to effectively monitor debt exposure of corporate borrowers, will also enable banks in preventing multiple loans to companies against the same collateral. ठीक है, so 50 करोड़ RBI decided to introduce a LEI system for all payment transactions of value ₹50 crore and above undertaken by entities using Reserve Bank run centralized payment system with RTGS and NEFT. Next question. After how many years unclaimed amount in deposit account will transfer to RBI's DIF account? कितने सालों के बाद अनक्लेम अमाउंट जो है किस डिपॉजिट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है RBI के डीफ फंड में? ठीक है,
आंसर आने स्टार्ट हो गए, सभी लोग कह रहे हैं 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, डी 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 10 ईयर्स बोल रहे हैं सभी लोग, क्या बात है, बढ़िया है। और कोई है जिसे लग रहा है डी के अलावा कुछ और होगा? सभी लोग को लग रहा है डी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में अगर बोले तो कितने सालों के बाद जो अनक्लेम अमाउंट होता है डिपॉजिट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है आरबीआई के डीप फंड में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी लोग ने मेरा सेशन अटेंड किया था इसके पहले के पहले वाला, उसमें मैंने ये चीजें बताई थी। तो सभी लोग कह रहे हैं डी, देख लेते हैं डी। डी इज द राइट आंसर। तो सभी लोगों को बहुत बढ़िया बात है कि आपको ये चीजें पता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये, तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अनक्लेम अमाउंट इन डिपॉजिट अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू आरबीआई डी फॉर 10 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितने शानदार तरीके से इन्हें बताया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट फॉर क्लासिफिकेशन एज माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड डैश करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड डैश करोड़ रुपीज। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं हमें, एक सेकेंड, चलिए उसके बिना भी आंसर लोग दे रहे हैं तो रुक जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें पूछा गया है कि प्लांट और मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, किसके, माइक्रो एंटरप्राइज। सो माइक्रो एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो प्लांट और मशीनरी में होता है या फिर इक्विपमेंट में होता है, वो कितना अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए और जो टर्नओवर है वो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये बात की गई है। ठीक है, सभी लोग यहाँ बोल रहे हैं 1 करोड़ एंड 5 करोड़, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले। 1 करोड़ एंड 5 करोड़, सभी का आंसर है 1 करोड़ टू 5 करोड़, बिना ऑप्शन के आप आंसर दे रहे, क्या बात है। इसकी बात मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे साथी हैं हमारे जो एक्टिव है, उनके आंसर आगे मेरे पास। अब जो लोग एक्टिव है ही नहीं, उनसे क्या ही उम्मीद रखेंगे, बताओ। आंसर देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर यहाँ पे दिया है, इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़, टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। ठीक है, फौजी प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अभी जिन लोगों को नहीं पता था वो याद रखेंगे, जो माइक्रो एंटरप्राइज क्लासिफिकेशन के लिए जो चिट चैट कर रहे हैं बाकी लोग, हाँ बिल्कुल चिट चैट कर रहे हैं। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो इसमें लॉस आप लोगों का, मेरा कोई लॉस नहीं है। जितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, कल जाके देखना उन लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी पर्सनल चॉइसेस है। जहाँ पे था कि माइक्रो एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन के लिए जो मशीनरी एंड प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और जो टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many days an account become inoperative और dormant? ये भी मैंने बताया था कि कितने दिनों के अंदर एक अकाउंट इनऑपरेटिव या फिर डॉर्मेंट हो जाता है। सभी लोग का कहना आ गया है इसमें, जितने भी अच्छे साथी हमारे सब कह रहे हैं 2 इयर्स। बिल्कुल, आप आज रिप्लाई कर रहे हैं ना, देखना तो फायदा लोगों को ही आगे वाला है। जो लोग नहीं कर रहे हैं रिप्लाई या इधर उधर जिनका ध्यान है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन वो मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब हम रिप्लाई करते हैं और यही क्वेश्चन हमें जब हमारे एग्जाम टाइम में दिखता है ना, तो हमें याद आता है कि हमने इसका रिप्लाई ये किया था और वो सही था या गलत था, तो उसका सही आंसर में याद आता है। बट ठीक है, दीपू जी कह रहे हैं 2 इयर्स इन ऑपरेटिव, क्या बात है दीपू जी। प्रिया अवस्थी जी भी कह रही हैं बी। अर्जुन जी, गजेंद्र जी, आशीष जी, चंदन जी और रविंद्र जी हैं, रविंद्र जी हाँ बी लॉक प्लीज, बहुत बढ़िया। रविंद्र जी बढ़िया साथी हमारे, चंदन जी भी और फौजी प्रदीप जी भी। बंटी लाल यादव जी कम दिख रहे हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं है, चिट चैट नहीं करते ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी के अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। आप सभी ने जब बी बोला था तो बी होना ही था। 2 साल के अंदर अंदर, 24 मंथ्स के अंदर अंदर क्या होता है, एक अकाउंट इनऑपरेटिव या फिर डॉर्मेंट हो जाता है। सभी लोग अच्छे हैं, हाँ आदित्य जी, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं और अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिस्क वेट फॉर मॉर्गेज लोन्स टू स्टाफ मेंबर? रिस्क वेट की बात की गई है मॉर्गेज लोन के लिए जो कि स्टाफ मेंबर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले
डॉट जी का आंसर आया 20%। डॉट जी आपका जो ओरिजिनल नाम है प्लीज उससे आइए, अदरवाइज आपको रिमूव किया जा सकता है मीटिंग से ना। तो इट इज अ लास्ट वार्निंग कि आप आपके ओरिजिनल नाम के साथ आइए। बंटी लाल यादव जी 20% कह रहे हैं, सौरभ कुमार जी 20% कह रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी मुझे आंसर दे। बबलू यादव जी बहुत देर बाद बबलू यादव जी भी 20% कह रहे हैं, दैट इज बी। ठीक है, लक्ष्मी जी, चंद्रभान जी, सभी लोग आज बहुत बढ़िया बात है कि एक मत से सेम आंसर देने, इसका मतलब ये है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पर और खुद पर, तो वैसे ही लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दीपक वर्मा जी ने भी अब तो बी बोल दिया है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर। 20% इज द रिस्क वेट फॉर मॉर्गेज लोन टू स्टाफ मेंबर्स। ओके, आई होप जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी क्लियर हो जाएगा। आकांक्षा जी थोड़ा लेट है पर बिल्कुल सही है। Question number 7 is amount up to which land mortgage is not required for agriculture advance. Amount up to which, इसमें अमाउंट की बात की है, up to which लैंड मॉर्गेज, जो लैंड मॉर्गेज होता है वो नहीं रिक्वायर होता है एग्रीकल्चर एडवांस के लिए। क्यों, कितना अमाउंट की बात की गई है? 1.60 लोगों का कहना है, यहाँ पर सभी साथियों का कहना है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग एक साथ रिप्लाई कर रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं 1.6 को लॉक कर दें प्लीज। दयानिधि जी, चंद्रभान जी, मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग इतने अच्छे से आंसर कर रहे हैं, हमारी नजरों में आप आ चुके हैं। सो बिल्कुल आज जो लोग आज एक्टिव रहेंगे उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा इन रिटर्न। ठीक है, संदेश जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। 2 = 1.60 बिल्कुल। संदीप जी भी कह रहे हैं 2, आकांक्षा जी भी कह रही है बी। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इसका राइट आंसर है 2, दैट इज ₹1.60 lakhs। ठीक है, आप लोग ने कहा था तो बिल्कुल सही होना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। known holiday should be intimated prior to dash days as per FEDAI. So known holiday को intimate करना चाहिए prior to how many days as per FEDAI. ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो नॉन हॉलीडे है वो इंटीमेट होना चाहिए प्रायर टू हाउ मेनी डेज। सत्येंद्र जी कह रहे हैं सी बट नॉट श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इज लाइक, आप मुझे एक बार 1, 3, 7 या 30 लिख के बताइए, इसमें ऑप्शंस नहीं है ए बी सी डी ऐसा करके, तो अगर आप डे लिख देंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। सो नो आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्हें आइडिया नहीं है। Like you are talking about all the guys for 3 or for 7 days? 3 days, I guess 3 days, है ना? रतन जी कह रहे 7 days, ओके। अरे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो बहुत बढ़िया बात है, हम इसको सही करवा देंगे। देख लेते हैं इसका सही आंसर, देख लेते हैं, ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इसका सही आंसर हम देखेंगे। इसका सही आंसर है 3 days। सो हाँ आकांक्षा जी बिल्कुल सही, 3 days इसका सही आंसर है। That is known holiday should be intimated prior to 3 days as per FEDAI, Foreign Exchange Dealers Association of India. ठीक है, next question है, what is the commission payable to bank excluding BC for enrollment and in PMJJBY? What is the commission? अब इसमें बात की गई कमीशन कितना पेबल होता है बैंक को, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग कितना, बीसी को एक्सक्लूड कर दें अगर, तो कितना कमीशन पे करना होता है पीएमजेजेबीवाई में एनरोलमेंट के लिए, है ना? तो पीएमजेजेबीवाई आई गेस आप सभी को पता होगा, बट अगर किसी को नहीं भी पता है तो पीएमजेजेबीवाई इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोलमेंट के लिए कितना कमीशन पे करना होता है बैंक को, बीसी को हटा दे तो, ठीक है। सो 11 रुपीज रविंद्र जी कह रहे हैं, यहाँ पे अमित जी भी 11 कह रहे हैं, बट 30, संदीप मिश्रा जी 30 कह रहे हैं। 30 + 11, अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं 30 + 11, अच्छा। मोहम्मद जिब्रान अंसारी जी कह रहे, जिब्राइल अंसारी जी 11, आकांक्षा जी का कहना है 30। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है। फौजी प्रदीप जी 30 कह रहे हैं, शिव श्रीवास्तव जी भी 30 कह रहे हैं, दिनेश जी भी 30 कह रहे हैं, प्रियंका जी और यहाँ पे संदीप जी 11 कह रहे हैं, बाकी भी हमारे साथी है जो कुछ 30 कह रहे हैं, कुछ 11। ये पुराना है, 437 हो गए ये तो। अच्छा, ये चेंज हो गया है। चलिए देख लेते हैं। नहीं मैम, कोई चेंज नहीं हुआ है। 41 रुपए टोटल 41 रुपीज है, जिसमें 11 रुपीज बैंक का है और 30 रुपीज बीसी का।
नहीं नहीं, बैंक को कमीशन 11 नहीं रुपए हुआ है, ना। बीसी को 30 रुपीज है। नहीं, 436 हो गई ना केस इसकी। अरे कमीशन की बात हो रही है। कमीशन की बात हो रही है सर, हाँ, कमीशन की। 295 रुपए बैंक को मिलता है 30 है, बैंक को 30 है, बीसी को 11 है ना। 30 रुपए मिलता हाँ, है सही तो बीसी है। को, 11 रुपए मिलता है बैंक को। 395 इंश्योरेंस कंपनी, 30 रुपए अरे यार, ठीक है, बीसी आंसर और ठीक है 11 मैडम, आगे रुपए। बढ़िए। हाँ सही, आगे बढ़िए। चलिए चलिए। इसमें मैम इसमें आंसर गलत है। बदले अभी तक बदला ही नहीं आपने। आंसर गलत है। आंसर गलत ठीक है। है। नहीं, आंसर गलत नहीं है सर। 11 रुपए बैंक को है, 30 30 होना रुपए। चाहिए, 30। इसको चेंज करिए। 30 बीसी को मिलता है, यहाँ पे बैंक को पूछा गया है। बैंक को सही 30 है, मिलता 11 है, रुपए बैंक को तो मिलता कमीशन है। बढ़ेगा नहीं इसको क्या? बदले 1 साल हो गया है ना। ये हाँ बदल गया, कमीशन बढ़ा होगा, वही थोड़ी होगा एक पुराना। बात मेरी सर, एक मिनट आप सुन लीजिएगा। हाँ जी। 436 जो प्रीमियम होता है, जिसमें 295 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है, 11 रुपए बैंक को मिलता है और 30 रुपए जो है वो बीसी को मिलता है। यहाँ पे हाँ। बैंक को पूछा गया तो 11 रुपए होगा। 295 एकदम एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। सही आंसर। राइट है ठीक सर। है मैडम, आगे बढ़िए। जी, हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जैसे कि अभी हाँ जी, जैसे कि अभी आप सभी लोगों के डिस्कशन के बाद हमें निष्कर्ष ये मिला है कि आंसर सही है। और वैसे भी ये जो स्लाइड्स है सारी विजय सर खुद रीचेक करके हमें देते हैं। सो हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं सही लग रहा हो, फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए ये जो क्वेश्चन है मैंने सर को फॉरवर्ड कर दिया है। इसके आज मेरे सेशन के बाद श्वेता मैम का सेशन है, उसके बाद विजय सर का सेशन है, तो वो आपको और क्लियर कर देंगे। ठीक है? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ गए आप। अरे वाह, आप तो बढ़िया पढ़ा रहे हो। आपको हैं सभी लोग तो ये सवाल का जवाब जो है आकांक्षा जी देंगे। आकांक्षा जी आज सवाल का जवाब दीजिए, समझाइए। सर इसमें PMJJBY में टोटल 436 रुपीज उसका प्रीमियम होता है, जिसमें से 395 रुपीज तो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है, और जो 30 रुपीज होता है वो बीसी को मिलता है, और 11 रुपीज जो है वो बैंक का कमीशन है। बहुत बढ़िया। तो उत्तर क्या होगा इसका? 11 रुपीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने, सवाल को पढ़ना है। यहाँ तो आशी पढ़ा देती हैं या मैं पढ़ा देता हूँ और भी साथी पढ़ा देते हैं। आपको पढ़ के समझना है। सवाल बोल रहा है व्हाट इज द कमीशन टू बैंक। बैंक को कितना कमीशन मिलता है, मतलब बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या है, एक्सक्लूडिंग बीसी। बीसी का मतलब बीसी ज्यादातर पीएमजेजेबीवाई में बीसी को कमीशन देते हैं, तो इसके उसको छोड़ के तो यहाँ 330 तो आपको दिग्भ्रमित करने के लिए ही रखा गया है ना, जानबूझ के वो क्वेश्चंस में आप गलती करोगे करके रखा गया है। तो उसका 330 रुपए या 436 रुपए से कोई मतलब नहीं है इस सवाल का, केवल बैंक के कमीशन से मतलब है। जो रिवाइज सर्कुलर आपने पढ़े हैं उसमें क्लियर है कि बैंक का कमीशन 11 होगा, बीसी का कमीशन 30 होगा। और अगर बीसी बिना बीसी के खुद आ गया कस्टमर, तो पॉलिसी में क्या बोला है आकांक्षा जी? 30 रुपए किसको मिलेगा? तो 30 रुपए छोड़ना सर उसको कस्टमर के अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर देना है। ठीक है, उसका बेनिफिट जो है कस्टमर को देना है, कस्टमर को मिलेगा। तो जस्ट 436 रुपए जहां पर हम लेते हैं उसका इनरोलमेंट के लिए, तो उसको 406 रुपए देंगे। और मान लीजिए वो 436 रुपए दे भी दिया, तो हम 30 रुपए पीएनडल 30 रुपए जो हमारे पास रहता है पीएनडल में, और 11 रुपए, तो 30 रुपए पीएनडल से फिर बीसी को देते हैं। तो आप उसको बोल रहे सन्ड्री से उसको वापस कर दीजिए, उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलना चाहिए, कस्टमर का आप दिल जीत जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा है ग्राहक सेवा समिति का जहाँ बैठक होती है हाई लेवल में, वहाँ पर 1-2 कस्टमर ने कहा कि सर बैंक ने मुझे ये कमीशन वापस दिया, इसलिए मैं बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस बैंक से जिंदगी भर जुड़ा रहूंगा। ऐसा करके किसी ने एक मीटिंग में, कस्टमर मीटिंग में उन्होंने ये बात कही। तो मुझे लगा कि कई जगह मैनेजर जानबूझ के उसको देते होंगे ऐसा, लेकिन अगर ऐसा है किसी का आप कर सकते तो कर लीजिए। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर दिखाए जाएंगे सभी के आंसर सही हैं, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट ये देखो, जिन साथियों ने बोला कि ये गलत है तो उनको तो क्लियरिटी हो गई ना। आकांक्षा जी क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल सर, एकदम क्लियर हो गया। चलिए आप लोग करिए, बढ़िया कर रहे हैं। और यकीन मानिए जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनको ये भोला बन के आप आनंद लेते रहिए, भोला बन के। आप यकीन मानो जब एग्जामिनेशन होगा ना, तो फेस टू फेस आना, मैं बात करूंगा, आप देखना कि सर पूरे क्वेश्चन इसी से आए हैं। तो आप जो भी चीज़ परोसा जा रहा है, जो भी चीज़ कहा जा रहा है, उसको सुनते रहिए। थोड़ा सा मतलब ये मान के चलिए कि कुछ कह रहे हैं, सुनते रहिए, लेकिन डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है अगर ऐसी कोई बात आई। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आशी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप नर्मदा नदी के किनारे हैं, बहुत
पवित्रता से हमारी बातें को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपका टाइम ले लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लीजिए। नहीं सर, कोई बात नहीं है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए गैस आप सभी को अभी क्वेश्चन का आंसर को लेकर क्लियरिटी आ गई होगी, सो नो नीड टू डिस्कस इट फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंसेंटिव पेबल टू बैंक। डॉट जी पहले आप प्लीज नाम से आइए, स्क्रीनशॉट चेक कीजिए। स्क्रीनशॉट तो मैं चेक कर लूंगी, पहले आप नाम से आइए, अदरवाइज आपको प्लीज रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। अगर आपका नाम हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे आपको मतलब जाने पहचाने, बताइए मुझे। ठीक है, सो व्हाट इज द इंसेंटिव पेबल टू बैंक ब्रांचेस और एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इंसेंटिव के बारे में बात की गई है। सभी लोग ध्यान से देख लें कि कितना इंसेंटिव जो है बैंक ब्रांचेस को पेबल होता है अगर सॉइल नोट का एक्सचेंज होता है, और डिनोमिनेशन कितना 50 का। सो सभी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 2 रुपीज पर पैकेट। अच्छा, 2 रुपीज पर नोट इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज ₹2 पर पैकेट, ₹10 पर नोट एंड ₹10 पर पैकेट। सो यहाँ पे सभी लोग जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सभी लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, दैट इज 2 रुपीज पर पैकेट। ठीक है, सभी को यही लग रहा है इसका आंसर। किसी को है कुछ क्लैरिटी की जरूरत है या फिर कुछ और आंसर लग रहा हो? नहीं तो आंसर देख लें हम इसका। इसका राइट आंसर है ₹2 पर पैकेट। तो जो इंसेंटिव बैंक की पर एक्सचेंज पर हाँ जी, सो व्हाट इज द इंसेंटिव पेबल की यहाँ पे बात की गई थी बैंक ब्रांचेस के लिए। तो बैंक ब्रांचेस को जो इंसेंटिव पेबल होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट्स, और वो भी 50 के डिनोमिनेशन में, वो 2 रुपीज पर पैकेट होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? एक सेकंड रुकिएगा। क्लियर है, प्रभाकर जी बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको इंगेज करने के लिए कितने प्यारे प्यारे किस जमाने के पता नहीं नोट्स भी लगाए गए हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर है सभी को कि जो इंसेंटिव पेबल होता है बैंक ब्रांचेस को सॉइल नोट्स जो कि 50 के डिनोमिनेशन में है उनके एक्सचेंज में, सो वो बोला गया है 2 रुपीज पर पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड अ कैप एट रुपीज डैश होना चाहिए पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन थ्रू पीओएस टर्मिनल्स। यहाँ पे बात की गई है कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है कि एक जो कैप है कैप एट रुपीज कितना पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि पूरा पर फाइनेंशियल जो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें विदाउट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है जो पीओएस टर्मिनल्स के थ्रू, तो उस पे अमाउंट की बात की गई है कि कितना प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सो इसमें सभी लोग बोल रहे हैं ए दैट इज 2000 रुपीज। ठीक है, अच्छा मुझसे अभी मैंने चैट सेक्शन में देखा कि किसी ने मुझसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि कितने मैक्सिमम पैकेट हो सकते हैं। मुझे नाम यहाँ पे दिख रहा है। सो लाइक इसमें अगर हम पैकेट्स की बात करें तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती है कि मैक्सिमम एक फिक्स लिमिट कुछ भी नहीं, कोई लिमिट नहीं होती है इस पैकेट्स की। ठीक है, इसका आंसर जैसे कि आप सभी लोग दे रहे हैं मुझे, कुछ लोग अभिषेक जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, और कुछ और भी साथी हमारे, वो लोग बोल रहे हैं बी, बाकी सभी साथी लोग बोल रहे हैं ए दैट इज ₹2000। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो भी थोड़ा सा सब्र पकड़े, उनको अभी आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगर एक दो लोग कोई और हमारा आंसर देना चाह रहे हो तो। ठीक है, सो जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो कि पीओएस टर्मिनल होता है उसके थ्रू बात की गई है यहाँ पे, है ना। सो आंसर देखते हैं। आंसर इसका 5000 इज द राइट आंसर। तो जितने भी लोग अगर 2000 बोल रहे थे
तो वो देख लें। 2000 इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर इज 5000 रुपीज। तो आरबीआई ने जो प्रिस्क्राइब किया है, अ कैप रेट रुपीज 5000 पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट एंड टू एंड एनक्रिप्शन थ्रू पॉइंट ऑफ सेल या पीओएस टर्मिनल्स। ठीक है, याद रखेंगे अब ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फौजी प्रदीप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच? RBI contributed how much amount under PIDF scheme out of total amount of rupees 345 crore? ठीक है, what is PIDF here? फौजी प्रदीप जी मुझे बताइए PIDF का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट करके। नहीं पता? चलिए, किसी को पता है PIDF का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या नाम क्या है आपका? प्रभाकर चौधरी। हाँ जी प्रभाकर जी, बढ़िया है बढ़िया है। चलिए, तो प्रभाकर जी ने अभी हमें बताया, तो PIDF फुल फॉर्म होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दैट इज PIDF स्कीम। तो इसमें बात की गई है कि आरबीआई ने कितना कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट, किसके अंडर? PIDF स्कीम के अंडर, आउट ऑफ टोटल अमाउंट, जो कि टोटल अमाउंट कितना है 345 करोड़। तो इसमें से आरबीआई का कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। यहाँ पे सभी लोग मुझे दिख रहे हैं आंसर देते हुए। सी दैट इज रुपीज 250 करोड़। सी तुक्का भी दे रहा है कोई, फौजी प्रदीप जी सी तुक्का दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं आजकल फौजी प्रदीप जी। आकांक्षा जी भी कह रही है सी। बड्डी लाल यादव जी कह रहे हैं अच्छा आपने आंसर दे दिया था मुझे PIDF का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। डॉट जी आपसे बार बार अनुरोध कर रही हूँ मैं कि अपना नाम बदल लें प्लीज। चलिए आंसर देख लेते हैं। सत्येंद्र जी भी कह रहे हैं सी दैट इज रुपीज 250 करोड़। सो द राइट आंसर इज रुपीज 250 करोड़ ऑब्वियसली। सो 345 करोड़ में से आरबीआई का कंट्रीब्यूशन है 250 करोड़ का इन PIDF स्कीम। ठीक है रविंद्र जी, लॉक कर दिया और बहुत बहुत बधाई, और जीत गए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? बैंकिंग किस सेक्शन में डिफाइन किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन और आप सभी को पता होना चाहिए। सेक्शन बी, 5B, सेक्शन 5B। ओके जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन में मुझे जिसका आंसर नहीं मिला मैं समझ जाऊंगी कि बिल्कुल आप इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ बात करने में। इतना सरल है इसका आंसर, तो आई गेस सभी को पता होना चाहिए। 5B of BR Act, ओके 5B of BR 1949। अच्छा जल्दी बताएं और बाकी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया, काफी अच्छा लगा। इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, जो कि BR एक्ट आप लोग बोल रहे थे। बहुत बढ़िया बात है, आपको इसका आंसर पता है, बड़ी खुशी हुई ये चीजें जान के। तो बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आई होप अब आप सभी को पता होगा। हाँ बबलू जी, बढ़ रहा है। आज मुझे कुछ लोगों ने बोला है चिट चैट नहीं करना, इसलिए मैं बीच में बातें नहीं कर रही हूँ, सीरियसली पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रभाकर जी बहुत खुश हो रहे हैं, तो उनकी खुशी को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को उनको दिखाएंगे। So next question is deposit insurance cover under DICGC has been increased from rupees 1 lakh to rupees dash which effect from। अब इसमें मुझे सबसे पहले प्रभाकर जी माइक अनम्यूट करेंगे और DICG का फुल फॉर्म बताएंगे। DICGC का फुल फॉर्म बताएं मुझे जल्दी से प्रभाकर जी। डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी। आवाज नहीं आ रही आपकी, तेज बोलिए थोड़ा। चलिए डॉट जी बोल रहे हैं। डॉट जी आप तो नाम ही नहीं बदल रहे अपना। बबलू जी माइक अनम्यूट करके बताएं आंसर। बबलू जी
हाँ जी बताएं, DICGC का फुल फॉर्म बताएं बबलू जी। याद नहीं आ रहा। अरे इतने लोगों ने चैट सेक्शन में आंसर दिया। इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हाँ जी अनिल जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है। बबलू जी देख ले, मैं एक और बार बोल रही हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए। DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके ठीक है, बाकी सभी अमित जी, आकांक्षा जी, आप सभी दीजिए आंसर बताने के लिए धन्यवाद। अब इसका हम देख लेते हैं एक बार पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो होता है DICGC के अंदर, वो इंक्रीज हो गया है 1 लाख रुपए से। कहाँ इंक्रीज हुआ है वो बताया, पूछा गया है विच इफेक्टिव फ्रॉम, और ये भी पूछा गया। ठीक है, तो इसमें दो आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, 2 लाख, फिर दिख रहा है 5 लाख, फिर दिख रहा है ₹6 लाख, फिर दिख रहा है ₹10 लाख। और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं 5 5 5 5। ओके ठीक है, और यहाँ पे दयानिधि जी ने डेट भी बताई, डेट इज 4/5/20। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ₹5 लाख। ठीक है, सो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अंडर DICGC, जो कि बबलू जी को अब आंसर इसका DICGC का पता चल गया होगा। ठीक है, DICGC के अंदर जो इंक्रीज हुई है 1 लाख रुपए से, वो हुई है बढ़कर 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। टारगेट बोला है किसका, माइक्रो एंटरप्राइज का, किसके अंडर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। 7.5% कहना है अभय जी का और आकांक्षा जी का, और भी लोगों का। बबलू जी का भी आंसर आ गया है, जल्दी से बताएं मुझे बाकी लोग क्या होगा इसका आंसर। टारगेट की बात की गई है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर। चलिए 7.5% सभी का कहना है यहाँ पर, और सभी एग्री भी करते हैं आई गेस इस बात से। आंसर देख लेते हैं हम इसका क्या होगा। सत्येंद्र जी, सुधांशु जी, देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। राजाराम प्रजापति जी भी बोल रहे 7.5%। ओके, सो द राइट आंसर इज, अब सभी ने जो बोला 7.5%, बट किसका, 7.5% ऑफ A and BC और CEOBE विच एवर इज हायर। अब मुझे यहाँ पर सत्येंद्र जी माइक अनम्यूट करके A and BC का फुल फॉर्म बताएंगे। सत्येंद्र जी। नेट बैंक। हाँ जी, और NK यादव जी, CEOBE का फुल फॉर्म। ये नहीं पता मैम, ये पहले वाला पता। क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपेंस, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। हाँ, सो CEOBE का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये आप लोगों ने बहुत सही बताया। और A and BC का भी फुल फॉर्म हमने पूछा था, और उसका आंसर हमें क्या मिला था, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बहुत बढ़िया। सो 7.5% ऑफ A and BC और CEOB, इनमें से जो भी हायर होगा वो होता है किसका, टारगेट होता है माइक्रो एंटरप्राइज का, किसके अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। Next question is, what is the maximum subsidy percentage and amount for upgradation of existing manufacturing unit under PMEGP second dose? अब ये PMEGP का फुल फॉर्म हमें बताने वाले हैं अभिषेक कुमार जी। माइक को अनम्यूट करिए, मुझे PMEGP का फुल फॉर्म बताइए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अच्छा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी परसेंटेज की बात की गई है और अमाउंट की बात की गई है। कोई पुरानी या एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर अपग्रेड कराना है किसके अंडर, प्रधानमंत्री लाइक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या फिर हिंदी में बोले इसको तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंदर अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपग्रेड कराना है तो कितना मैक्सिमम सब्सिडी परसेंटेज या फिर अमाउंट पूछा गया है यहाँ पे। सो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, बाकी सभी लोग बोल रहे 35% और 20%। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। 100 लाख मैम 15% होगा।
हाँ जी, आंसर देख लेते हैं। अभी आपने जो लिखा है, आपने 15% बताया आंसर। हाँ जी, ठीक है आकांक्षा जी। 15% जनरली, 20% इज फाइनल। ये फौजी प्रदीप जी लड़ाई नहीं करना देखते, 15% है या 20% है। डॉट जी बोल रहे हैं 20% फॉर लड़ाई वाले है ही। अच्छा 20% फॉर हिली, 15% फॉर नॉर्मल। डॉट जी बोल रहे हैं, डॉट जी का नाम देखिए आप, डॉट जी। बंटी लाल यादव जी का कहना है 15% फॉर ऑल एंड 20% फॉर नॉर्थ ईस्ट। ओके ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर है, आकांक्षा जी कह रही है, एक सेकंड पहले आकांक्षा जी का देख लेते हैं। 20% फॉर हिली, 20% फॉर ऑल। ठीक है, वो NER है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे बताया गया है 15% एंड ₹15 lakh फॉर NES, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड हिली एरियाज इट इज 20% एंड ₹20 lakh। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि जो मैक्सिमम सब्सिडी परसेंटेज होता है या अमाउंट होता है किसी भी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपग्रेड कराने के लिए किस प्रोग्राम के अंदर, PMEGP के अंदर सेकेंड डोज की बात की गई है, उसमें 15% होगा या फिर 15 लाख रुपए होगा। किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न। आंसर गलत है। यस मैम, मैडम। यस मैम, आंसर गलत मैम है। ये 2.0 में होता है इसमें ये। दिया हुआ है 15% फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं है, 15% जनरली है, 20% फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मिसप्लेस हो गया, आई गेस। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 लाख तक जाता है सेकेंड टर्म में। अच्छा ठीक है, चलिए इसका मैं एक काम कर रही हूँ, सर को इसका ना फोटो भेज रही हूँ, तो ये आपको क्लैरिफाई कर देंगे सर नेक्स्ट सेशन में। एक सेकेंड आप रुकिएगा। सर्विस में 25 लाख। मैम इसमें क्लियर है, केवल यही है कि टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। हाँ वही मैं, 15% नॉर्मल है, 20% हिली एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। हाँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 15% फॉर हिली एरियाज एंड 20% फॉर, 15% पर नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, जनरली 15 और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 20। ठीक है, मैंने सर को फॉरवर्ड कर दिया है व्हाट्सएप पे। अभी नेक्स्ट सेशन में सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड पॉइंट जो है 4 से शुरू होगा तो आंसर करेक्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपके सारे जो डाउट्स है सर को फॉरवर्ड कर दिए हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको सर एक्सप्लेन डेफिनेटली कर देंगे। ये मैडम PMEGP 2.0 का क्राइटेरिया है, PMEGP 1.0 का नहीं है ये। हाँ यहाँ पे मैम सर आपने देखा नहीं, उसमें सेकंड डोज लिखा हुआ है। सेकंड लिखा है, हाँ जी, अपग्रेडेशन उसमें मेंशन है। ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड डोज और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पे। सर को मैंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, सर आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर देंगे। सर ने ओके बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज P2F in CTS clearing? What is P2F in CTS clearing? CTS is check truncation system. So check truncation system में P2F क्या होता है, या चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्लियरिंग में P2F क्या होता है? पेपर टू फॉलो प्रभाकर जी कह रहे हैं, पे टू फेस महादेव जी कह रहे हैं। कोई भी अभी बोलेगा नहीं, अभी लोग माइक म्यूट कर ले, आंसर आ जाएगा स्क्रीन पे, उसके बाद कोई डाउट होता है तो बोलेंगे। ठीक है, पेपर टू फॉलो आकांक्षा जी कह रही हैं। P2F सेंटर की देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा P2F सेंटर लिख रहा था। P2F क्या होता है? पेपर टू फॉलो, पेपर टू फॉलो सभी लोग बोल रहे हैं, पेपर टू फॉलो। चलिए जल्दी जल्दी और लोग बताएं, किसी को कुछ और लग रहा है? नहीं लग रहा है? पेपर टू फॉलो, अमित जी का कहना है पेपर टू फॉलो। ठीक है, चलिए सभी लोगों को सेम लग रहा है तो आंसर देख लेते हैं एक बार क्या होगा। इसका आंसर होगा पेपर टू फॉलो, पर बिल्कुल सही है। सो चेक ट्रंकेशन सिस्टम दैट इज CTS क्लियरिंग सिस्टम में P2F, जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे फोटो में दिख रहा होगा, पेपर टू फॉलो होता है। फौजी प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? पर्सन टू कहां से आ गया? पेपर टू फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
What is the annual premium for commercial crop under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is PMFBY? एनुअल प्रीमियम की बात की गई है कमर्शियल क्रॉप के लिए किस योजना के अंदर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। सभी लोग यहाँ पे 5% बोल रहे हैं, 5.0% ऑफ सम इंश्योर्ड। ओके ठीक है, बताइए जल्दी। रतन यादव जी भी यही बोल रहे हैं, आकांक्षा जी का भी कहना सेम है, लक्ष्मी कुमारी जी भी सेम कह रहे हैं, मुकेश जी को लग रहा है 2.0%। चलिए, चंद्रबान जी क्या लिख रहे हैं? पेपर 2 फॉग की क्या हो गया यहाँ पे? खरीफ 2, रवि 1.5, अदर 5। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप की बात की गई है तो उस हिसाब से मुझे आंसर चाहिए। एनुअल प्रीमियम की बात की गई है कमर्शियल क्रॉप के लिए किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। आंसर चंद्रबान जी कोई बात नहीं है, सॉरी की आपको कोई जरूरत नहीं बोलने की। सो राइट आंसर है 5.0% ऑफ सम एश्योर्ड। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पहले से ही क्लियर था, जिन लोगों को क्लियर नहीं था वो एक बार देख लेंगे कि 5.0% ऑफ सम एश्योर्ड इज द एनुअल प्रीमियम फॉर कमर्शियल क्रॉप अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which tribunal deals in dispute cases for limited liability partnership LLP। कभी सिर्फ LLP भी लिखा रहे तो हमें याद रखना LLP is limited liability partnership। तो कौन सा ट्राइब्यूनल डील है जो कि क्या करता है, कौन सा ट्राइब्यूनल है जो डील करता है डिस्प्यूट केसेस में? किसके लिए? LLP के लिए। तो LLP के लिए जो LLP के जो डिस्प्यूट केसेस होते हैं उनके लिए कौन सा ट्राइब्यूनल डील करता है? DRT, रतन यादव जी का कहना है DRT। NCLT कहना है यहाँ पर बाकी सब लोगों का, दैट इज NCLT इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, NCLT। दीपक जी को कोई आइडिया नहीं है, VP सिंह जी NCLT कह रहे हैं। बाकी यहाँ पे DRT का है रतन यादव जी ने, अमित कुमार जी ने, DRT आशु कुमार जी ने, मतलब DRT भी बहुत लोग कह रहे हैं और NCLT भी बहुत लोग कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, NCLT। मनोज जी भी कह रहे हैं NCLT। So the right answer is NCLT, that is National Company Law Tribunal। So अगर जिन भी लोगों को डाउट था या जो भी लोग दूसरा आंसर मुझे दे रहे थे, जो कि बोल रहे थे DRT is not the right answer। So जो ट्रिब्यूनल डील करता है LLP के डिस्प्यूट केसेस में वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, that is NCLT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन मिला तो एक सेकेंड, फौजी प्रदीप जी बोल रहे हैं ऑप्शन मिला तो कर देते हैं, बट अब आपको बिना ऑप्शन के भी करना है। जहां भी आपको LLP देकर ट्रिब्यूनल की बात की जाए डिस्प्यूट केसेस के लिए तो वहां आपको NCLT ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY गारंटी कवर्ड बाय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की गारंटी किसके द्वारा कवर की जाती है? सभी लोग इसमें बोल रहे CGFMU। किसी को कुछ और लग रहा है? ठीक है, CGMFU सब बोल रहे हैं। CGMFU इज क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। सो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स आप लोगों को लग रहा है इसका राइट आंसर होगा कि? चलिए सभी लोग CGMFU ही बोल रहे हैं, CGMFU। ठीक है, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा इसका? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। अच्छा मनु जी कह रहे हैं नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए अब क्या लिखा है आंसर में, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटेड। अब CGMFU जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड है किसके द्वारा? NCGTC के द्वारा, दैट इज नेशनल गारंटी ट्रस्ट कंपनी। सो द राइट आंसर इज CGMFU व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय NCGTC। आई होप क्लियर होगा। PMMY की बात की गई है, PMMY की गारंटी कवर की जाती है किसके द्वारा? CGFMU के द्वारा। ठीक है,
जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड है किसके द्वारा, एनसीजीटीसी के द्वारा, दैट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, और सीजीएफएमयू इज क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स, प्रोवाइडेड बाय भी आप बोल सकते हैं दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं, बट द आंसर आप सभी लोगों ने सही दिया, सीजीएफएमयू। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि सीजीएमएफयू जो है, अगर ऐसा भी कभी क्वेश्चन आए कि किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सीजीएफएमयू, तो ये भी आपको पता होगा कि सीजीएफएमयू एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है एनसीजी टीसी के द्वारा, दैट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। Next question is, who is the chairman of block level bankers committee BLBC? BLBC के चेयरमैन की बात की गई है यहाँ पर, तो आपको एक फोटो भी दिख रही होगी, जल्दी से मुझे बता दे कौन होगा BLBC का चेयरमैन। यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे। वीडियो, अर्जित जी वीडियो कैसे होंगे चेयरमैन BLBC के? LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है। हाँ, LDM डिस्ट्रिक्ट का ही तो होगा ना, आप क्या अलग से लिख रहे हैं? ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है तो डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। सो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, आंसर देख लेते हैं। सो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसका राइट आंसर। तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर particular district is the chairman of the block level bankers committee, that is BLBC. So अगर चेयरमैन पूछा जाए BLBC का तो उसका आंसर होगा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, that is LDM. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCCO? अभी मैं किसी एक बंदे से नहीं पूछ रही हूँ, सभी लोग मुझे बताएंगे DCCO का फुल फॉर्म क्या होगा। गूगल नहीं करेंगे, इतनी देर हो गई है, मतलब आप सभी लोग गूगल करने पहुंच गए। DCCO का फुल फॉर्म नहीं आए आंसर, तो मैं आपके आंसर के लिए नहीं रुक रही हूँ, इतने में सभी लोग मुझे पता है गूगल कर लेते हैं। नो आइडिया है, सो हम आपको आइडिया दे देते हैं। DCCO का जो फुल फॉर्म होगा, चलिए नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा है फौजी प्रदीप जी, आंसर बता रही हूँ डायरेक्ट। DCCO का फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। एक दो बार सब बैठ के रिपीट करें, DCCO का फुल फॉर्म होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। वही तो आकांक्षा जी मैं समझा रही हूँ, गूगल करके कोई फायदा नहीं है, बट कुछ लोग अगर कर भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, बट आंसर हमें बिना गूगल करे ही देने हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें बोला कि आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको जल्दी से आंसर बता दिया। तो जिन लोगों को आइडिया था वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं था उनको अब पता हो जाएगा। DCCO का फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। बार बार रिपीट कर मन में एक दो बार, DCCO का फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। DCCO का फुल फॉर्म होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। आई गेस क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How many meetings are conducted by RBI for monetary policy in a year? एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी के लिए RBI के द्वारा कितनी मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं? सो अभिषेक जी 4 बोल रहे हैं, BP सिंह जी 6 बोल रहे हैं, दीपक वर्मा जी 4, टोटल रविंद्र जी 6 बोल रहे हैं। 6 और 4, चलिए चलिए जल्दी बताइए, 6 होगा 4 होगा? बाय मंथली, BI monthly 6 meetings। बाय मंथली द्विमासिक की आप बात कर रहे हैं, जिसमें क्वार्टरली होती है ना? अभिषेक जी बोल रहे क्वार्टरली होती है ना? ये अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको। बाय मंथली 6 टाइम्स एनुअली। चलिए चलिए राइट आंसर देखते हैं। ठीक है अनिल जी, अभी लास्ट जून में हुई है।
6 इज द राइट आंसर। तो आप सभी लोग जो आंसर दे रहे थे 4 इज द रॉन्ग आंसर, 6 इज द राइट आंसर। तो 6 मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती है आरबीआई के द्वारा एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the appellate authority in case of ombudsman scheme? ombudsman scheme के केस में कौन appellate authority होगा? appellate authority कौन होगा जल्दी बताएं। ombudsman scheme के केस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्यूटी गवर्नर, दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, डिप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आंसर दे रहे जल्दी से फटाफट। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ज्यादा हम समय को अब नहीं जाया कर सकते हैं। समय टिक 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 बज रहा है बिल्कुल, बस ये हम लेट हो गए थे सेशन स्टार्ट करने में आज। सो द राइट आंसर इज विजय जी, राइट आंसर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो जितने भी लोगों ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला था वो देख लें, आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही एपेलेट अथॉरिटी होता है ओम्बुड्समैन स्कीम के केस में। ठीक है, क्लियर है। ओम्बुड्समैन स्कीम के केस में एपेलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई होगा। Next question is, what is the minimum loan sanction limit to SHG under day NRLM scheme? मिनिमम लोन सैंक्शन की बात की गई है यहाँ पर। मिनिमम लोन सैंक्शन लिमिट की बात की गई है किसके लिए? एसएचजी के लिए, जो कि होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, किसके लिए? अंडर किसके लिए? डे एनआरएलएम। एनआरएलएम NRLM is National Rural Livelihood Mission. So minimum दीनदयाल अंत्योदय योजना। हाँ जी, अच्छा सॉरी, डे की बात यहाँ पे की गई थी, तो डे दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, और उसके बाद NRLM का फुल फॉर्म आपको बताता है नेशनल लिवलीहुड मिशन। तो DAY डे इज दीनदयाल अंत्योदय योजना। सो मिनिमम लोन सैंक्शन लिमिट की बात की गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना फॉर नेशनल लिवलीहुड मिशन स्कीम। सो यहाँ पे सभी लोग ने आंसर हमें दे दिए हैं, और दीपू जी ने कहा है नन ऑफ दीज इन केस ऑफ मिनिमम लोन अंडर स्कीम इज 1.5 लाख। ओके, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मिनिमम लोन 1.5 लाख का होता है। अच्छा, मिनिमम लोन देख लें, यहाँ पे कुछ लोगों ने 6 लिखा है, मिनिमम 6 लाख। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर इसका है ठीक है राजा राम जी, देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा 6 लाख रुपीज। तो मिनिमम लोन सैंक्शन लिमिट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM स्कीम वो होगा 6 लाख रुपीज। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है प्रभाकर जी, आंसर तो ये यहाँ पर सही है। एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, सर को फॉरवर्ड कर दिया है क्वेश्चन मैंने, एक बार सर आपको और क्लियरिफाई कर देंगे। ठीक है, सो होता है। हाँ जी भाई, इसलिए मैंने बोला प्रभाकर जी, मैं मिस्टेक हुआ था वो पढ़ने में। ठीक है, सही है, वो सही है, सही है। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तो मेरी फोटो आ गई। तो चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। सो यहाँ मेरी फोटो के साथ और सर की फोटो के साथ एक बहुत सुंदर सा कोट लिखा हुआ है कि आप सभी को जितनी भी चिंताएं हैं उन्हें त्यागना है और अपने कर्मों पर मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको सफलता मिलेगी और सफलता का परचम आप लहराओगे। ठीक है, सो यहाँ पे सभी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, बहुत जल्दी समाप्त हो गया। हाँ जी फाजी प्रदीप जी, कल फिर हम जुड़ेंगे नए सेशन के साथ। आज के जो 25 MCQs थे आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर किसी को कुछ लाइक कंफ्यूजन हो कुछ हो तो प्लीज सर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, और ये सेशन को एक बार और रिपीट में देखिएगा।
लोगों को जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता हो उनको मैम आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। सो कैसा मैम लगा? सेशन का पीडीएफ मिलेगा ना? हाँ जी, आपको इस सेशन से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, आपके जो ऐप में आपको चीजें मिलती है वहां पे सारा कुछ रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा एक बार बता दे, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेशन होने वाला है वो श्वेता मैम का है, तो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ से सेशन। और ठीक है अभिषेक जी, अच्छी बात है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है कि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जामिनेशन रूम में ही दे रहे हैं, और बिल्कुल ये क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद श्वेता मैम हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्वेता मैम, चलिए श्वेता मैम अभी ज्वाइन नहीं किया है श्वेता मैम ने। सो कोई भी मीटिंग लीव कर ना जाए, मैम का सेशन है, सब लोग एक्टिवली जुड़े रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है। सो इसके बाद आप एक्टिवली जुड़े रहिएगा, मैम का सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। मैम जब तक आ रही है तो आपको लगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। आज के लिए सभी को गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी जुड़ रहिए। बाय बाय।